हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों का ओके साइंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का जो भी पिछले हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से गया होगा। और उन बच्चों का खास करके जो बच्चे हमारे ओके साइंस एकेडमी से जुड़े हुए थे उनका तो बहुत ही जबरदस्त एग्जाम गया होगा, क्योंकि भाई आप लोगों का मैथ की बात करें या फिजिक्स की बात करें तो उसमें आप लोगों का मैथ में तो 100 में 100% क्वेश्चन गेस आपका यहां से लड़ा था ओके साइंस एकेडमी से। फिजिक्स में 90% के अप्रॉक्स लड़ा हुआ था। और अगर बात करें बायो की भाई, तो बायो में जो है सो वो आपका थोड़ा सा पैटर्न बदलने के कारण क्वेश्चंस डायरेक्ट हु बहु तो नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चंस को घुमा के अगर पूछा है तो फिर भी अगर मैं देखा, अगर मेरे बायो वाले सर से भी बात हुई थी, सर ने भी आपको बताया होगा, आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया होगा कि अगर आप सर का सेशन बहुत अच्छे से किए होगे तो आपको सारा का सारा क्वेश्चंस बायो में भी आपका 70-20% लड़ा था। और अब बारी है हमारी केमिस्ट्री की। अपने तीनों पेपर आप लोगों ने बहुत स्मूथली दिया होगा, ये मुझे पता है। बायो थोड़ा आप लोगों को तंग किया होगा, बाद बाकी मैथ और आपका फिजिक्स बहुत ही स्मूथली गया होगा। और हम लोग उसी चीज को, उसी स्मूथनेस को बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे केमिस्ट्री का भी एग्जाम हमारा उसी तरीका के जाए। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा वो सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़े। और आज तो हम लोग अपनी क्लास ले ही रहे हैं, फिर हमारी क्लास संडे को भी होगी, कल भी होगी। और दूसरी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के साथ होगी भाई, वो क्लास होगी 5 तारीख के शाम में। 5 तारीख को शाम में 6 बजे से महा मैराथन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाला है। उसमें जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। 5 तारीख को शाम 6 बजे से ओके साइंस एकेडमी के चैनल पे केमिस्ट्री का महा मैराथन क्लास, ठीक। आज जो हम लोग आपके लिए, मैं जो आपका क्लास लेकर के आया हूं उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा शॉर्ट सब्जेक्टिव का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस को मैं यहां पे आज कवर करवाऊंगा आपको। और मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूंगा, और बात यह है भाई कि आप लोग केवल जो क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं केवल उस पर मत टिके हुए रहना। उसके साथ साथ आप लोग ये भी चेक करना कि सर जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उसके अलावा और क्या सब पॉइंट बता रहे हैं उनको भी गौर से सुनना और उनकी भी प्रैक्टिस करना। सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि अगर मान लो अगर गेस आया तो ऐसा तो नहीं है कि हु बहु जैसा क्वेश्चन दिए मे भी नहीं आए, लेकिन उस टर्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको यहां डील करूंगा, तो उसको भी आप लोग गौर से सुनिएगा। क्लियर है? आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? दोनों मीडियम वाले बच्चे आप लोग जुड़े रहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? क्या बोला? व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ऑन आयंस। एग्जाम्पल में जैसे मान लो जिंक है अपना, जो एक मेटल रॉड है, उसको सपोज करो जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में हम लोग क्या कर दिए, डिप कर दिए, डुबो दिए। तो उस समय जो मेटल रॉड पे और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब क्या बोला कि जब किसी धातु के छड़ को, कोई धातु है मान लो अपने पास, कोई मेटल है, उसके छड़ को जब उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है, उन्हीं धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस समय जो धातु के छड़ और विलयन के बीच में जो विभव का अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। नहीं समझे? देखो जैसे मान लो अपने पास यहां पे एक विलयन है जिंक सल्फेट का। किसका विलयन है? जिंक सल्फेट का अपने पास एक विलयन है, ठीक है। हम लोग क्या किए, इस विलयन के अंदर में जिंक का क्या किया, हम लोग इलेक्ट्रोड डुबो दिए। क्या डुबो दिए? जिंक का हम लोग इलेक्ट्रोड, जिंक धातु का, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड डुबो दिए। जब इसको डुबोते हैं तो यहां पे क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, चार्ज बट जाता है। और इसी चार्ज के बटने की वजह से क्या होता है, इस धातु के छड़ में और इस विलयन के बीच में क्या होता है, विभव का, यहां क्या होता है आपका, पोटेंशियल का अंतर देखने को मिलता है, विभव में अंतर देखने को मिलता है। और इस सॉल्यूशन और इस छड़ के बीच में जो विभव का अंतर होगा ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग पढ़ लीजिएगा। दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, अवकरण विभव। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। कौन कौन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। आप लोग ये दोनों भी गौर करके देख लेना। क्लियर है? चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलिए, कंडक्टिविटी बोलिए या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलिए, एक ही बात है। मतलब विशिष्ट चालकता क्या होता है ये आपको बताना है। विशिष्ट चालकता बताने से पहले कुछ पॉइंट सुनो। पहली बात, आप लोग प्रतिरोध जानते हो क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस।
जिसको किससे दिखाया जाता है, जिसको दिखाया जाता है आर से। ठीक है, क्या आप लोग चालकता जानते हो क्या होता है? चालकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, जिसको दिखाया जाता है किससे? जी से, कैपिटल जी से। ठीक, एक होता है विशिष्ट रेसिस्टेंस। क्या होता है? विशिष्ट रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। सुनना बातों को गौर से, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है। रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको पता है। और एक पॉइंट जो आपको यहां पूछा है, वो पूछा है क्या? विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले या कंडक्टिविटी बोले, विशिष्ट चालकता बोले या इंग्लिश में क्या बोले? कंडक्टिविटी बोले या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले। ये आपके कुछ पॉइंट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको दिखाते हैं हम लोग के से। के यहां पे क्या है? कप्पा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कप्पा बोलते हैं। आपको कप्पा बताना है के क्या होता है। सुनो, प्रतिरोध का प्रतिलोम, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का प्रतिलोम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? या उल्टा ये बोले कि चालक, आपसे पूछेगा पहली बात कि चालकता क्या होता है? चालकता क्या होता है भाई? चालकता होता है आपका प्रतिरोध का प्रतिलोम। क्या होता है? चालकता होता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है अपना? जी है। जी को क्या लिखेंगे? 1/r। क्या लिखेंगे? 1/r लिखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर फॉर्मूला पढ़े होगे, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। रो क्या है आपका? इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रो को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहां से रो का फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आर ए बाई एल लिख सकते हैं। बोलो, ये ए इधर चला जाएगा, आर ए बाई एल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका विशिष्ट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इसके रेसिप्रोकल को, इसके प्रतिलोम को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है, विशिष्ट चालकता बोला जाता है। मतलब हम लोग अगर के बराबर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1/ρ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/ρ। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता बोला जाता है। क्या बोलेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको रेसिस्टिविटी भी इंग्लिश में बोलते हैं, इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय के। के मतलब कप्पा होता है, इसलिए के बराबर हम लोग 1/p लिखते हैं। आप यहां तक लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। मतलब प्रतिरोधकता का प्रतिलोम क्या होता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका प्रतीक के होता है, के बराबर 1/ρ। ठीक, लेकिन अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछ दिया कि कप्पा और जी के बीच का रिलेशन बताओ क्या होता है, तो कैसे बताओगे? देखो, हम लोग अगर के बराबर 1/ρ आया है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? सुनो, के बराबर हम लोगों क्या आया है? के बराबर आया है 1/ρ। के बराबर क्या आया है? 1/ρ। अच्छा, आपको पता है रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है आर ए बाय एल होता है। अभी पीछे बताए हैं, देख लो। रो बराबर क्या होता है? आर ए बाय एल। ठीक है, चलो अब यहां से इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? L/r इंटू ए, ये आएगा। L/r इंटू ए आएगा, हाँ कि ना? अच्छा, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/r इंटू L/a। बोलो, बिल्कुल सर। और बताओ 1/r क्या होता है? ये क्या है? प्रतिरोध का प्रतिलोम, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या? चालकता बोलते हैं। क्या? तो हम यहां पे चाहें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो के बराबर क्या होगा? जी इंटू L/a होगा। ये रिलेशन होता है चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच का। तो विशिष्ट चालकता, देखो चालकता पूछता तो क्या लिखते? प्रतिरोध का प्रतिलोम, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। विशिष्ट चालकता पूछेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का, मतलब रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। क्लियर हो गई सारी कहानी? देख लीजिएगा, चारों पॉइंट देख लीजिएगा, चारों मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे बोला, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल? क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं?
क्या होता है देखो, जैसे मान लो अपने पास कोई क्रिस्टल सिस्टम है जो आयन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आयन से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? आयन से, कैटायन एनायन से। अब आपको पता है क्या होता है, अगर मान लो कभी कभार जिस जिस जगह पे ये आयन मौजूद है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। लैटिस पॉइंट किस में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट, और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। जब कभी ये धनायन और ऋणायन, सिंपल भाषा में बोले तो ये आयन, जब कभी ये आयन अपने जालक बिंदु से, अपने लैटिस पॉइंट से मिसप्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है? मिसिंग हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है। मिसिंग का मतलब इस क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाए। जैसे मान लो यहां से ये धनायन और मान लो एनायन बाहर निकल गया तो ये जगह खाली हो जाएगा। या नहीं तो क्या होगा, इस जगह इस क्रिस्टल से बाहर ना निकले बल्कि अपने जगह को छोड़ के जो खाली स्पेस इस क्रिस्टल में दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाली जगह को, खाली जगह को बोलते हैं हम लोग अंतरकाशीय स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस। जब कभी ये धनायन अपने जगह को छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में आ जाएगा तो उस वजह से भी ये पॉइंट खाली हो जाएगा जहां पे पहले से धनायन था। और पहले से मौजूद जगह पे धनायन ऋणायन अगर अब जगह से हट गया तो वहां उस पॉइंट पे क्या हो गए? खाली जगह हो जाएंगे, जिससे उस ठोस के अंदर में दोष आ जाएगा, इनपरफेक्शन आ जाएगा, और इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, बिंदु त्रुटि बोलते हैं। मतलब द डिफेक्ट दैट आर कॉज्ड बाय मिसिंग और मिसप्लेस्ड आयन और एटम इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में अपने जगह से या तो मिस हो जाए, मिसिंग मतलब बाहर भाग जाए छोड़ करके, या जगह से किसी दूसरे जगह पे चले जाए। तो इस प्रकार से जो रेगुलर अरेंजमेंट में डेविएशन आता है, रेगुलर जो एक पैटर्न में सजा हुआ था उसमें अब अंतर आ जाएगा, उसमें चेंजिंग आ जाएगा, और इस वजह से जो दोष क्रिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्रिस्टलों में किसी परमाणु या परमाणु समूह के निकट कणों के समान आवर्ती व्यवस्था से विचलित होने के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। ये दो तरह का होता है, दोनों पढ़ लेना। एक आपको एग्जाम के लिए दो दोष जरूरी है, एक फ्रैंकल और शॉर्टकी। ये दोनों आप लोगों का होमवर्क मैं हालांकि कभी ना कभी करवा ही दूंगा इस दोनों को भी एग्जाम से पहले, लेकिन आपका होमवर्क है पॉइंट दोष भी पढ़ना, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि, और उसमें जो दो एग्जाम्पल होते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल, इसको भी आप लोग पढ़ के रखना। क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बोला फर्स्ट राइट फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब फैराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन के नियम को बताएं। क्या होता है? जैसे मान लो, सपोज करो अपने पास यहां पे एक सॉल्यूशन डाला हुआ है NaCl का। मान लो अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघटय है। कौन सा विद्युत अपघटय है? XY। विद्युत अपघटय क्या होता है? अगर करंट पास करवाओ तो उस विलयन में आयन क्रिएट हो जाए और वो आयन विद्युत को अपने से होकर के पास करवाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय। तो मान लो विद्युत अपघटय में दोनों आयन होते हैं, कैटायन होते हैं, मान लो X प्लस है और Y क्या है? माइनस है। ठीक, इसमें हम लोग क्या किए? इलेक्ट्रोड के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोड के थ्रू इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। ये मान लो एनोड है, ये क्या है? मान लो एनोड है, ये क्या है आपका? कैथोड है। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? कैथोड है। ये एनोड है और ये क्या है आपका? कैथोड है। ठीक है, अब सुनो, अब जब ये तुम्हारा अब करंट के वजह से जब ये तुम्हारा विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो X प्लस अलग होगा और Y माइनस क्या होगा? अलग होगा। क्लियर है? और आपको पता है ये प्लस वाला जो है वो किसके ऊपर जाके जमा होगा? कैथोड के ऊपर में, और ये माइनस वाला किसके ऊपर जाके जमा होगा? एनोड के ऊपर में। कैथोड पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है तो प्लस वाले को अपने तरफ खींचेगा, एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस वाले को अपने तरफ खींचेगा। तो ये X प्लस जाके जमा होगा कैथोड पे और Y माइनस जाके जमा होगा किस पे? एनोड पे। तो क्वेश्चन ये बोला कि कैथोड और एनोड पे जो ये X और Y जाके जमा हो रहा है, इसके जमा होने की मात्रा, जब हम लोग किसी विद्युत अपघटय से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो उसमें जो विद्युत अपघटय टूट करके उसकी पदार्थ बाहर आती है, वो पदार्थ जो इलेक्ट्रोड पे आके जमा होता है, उस पदार्थ के जमा होने की मात्रा सीधा समानुपाती किसके होता है? आप कितना चार्ज उसमें प्रवाहित करवा रहे हो, जितना करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा X और Y जाकर के एनोड और कैथोड पे क्या होगा? डिपोजिट होगा। वही बात बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और मास ऑफ गैसेज लिबरेटेड, या तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट या कोई गैस लिबरेट हो एनोड या कैथोड पे, एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, किसी खास इलेक्ट्रोड पे, या तो कैथोड पे या तो एनोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट।
जो एक्स और वाई इस एनोड कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, जमा होगा, वो कितना जमा होगा, वो सीधा सीधा समानुपाती किसके होता है, आप इसमें चार्ज कितना फ्लो करवा रहे हो। जितना ज्यादा चार्ज दोगे एक्स और वाई, उतना ज्यादा जाके डिपॉजिट होगा किस पे, एनोड पे और कैथोड पे। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ गए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू सीधा समानुपाती होगा क्यू के। अब आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे, करेंट इंटू टाइम, आई इंटू टी। यहां से समानुपाती के चिन्ह को हटा के कोई स्थिरांक यूज करें, कोई कांस्टेंट यूज करें, तो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे जेड यूज किया जाता है। जेड क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट केमिकल, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट केमिकल। तो ये होगा डब्ल्यू बराबर जेड आई टी। ये प्रथम नियम था फैराडे का। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग देख लिए, हिंदी में भी बाबू यही बात लिखा हुआ है। किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके विलयन में समाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। वही बात है, किसी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ निक्षेपित होगा उस विलयन में कितना करंट विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके सीधे समानुपाती होगा। जितना करंट दोगे उतना ज्यादा आयन जाके डिपॉजिट होगा किस पे, इलेक्ट्रोड और कैथोड पे। समझ गए। इसमें आप लोग सेकेंड लॉ जो फैराडे का है वो भी पढ़ लीजिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। हालांकि ज्यादातर उम्मीद है कि फर्स्ट लॉ पूछता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, सेकेंड लॉ भी आप लोग देख लेना, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे भी आप लोग देख लेना, मैं कभी ना कभी करवा भी दूंगा इसको। आ जाओ। अब बोला सल्फर SF6 बनाता है पर HCl6 नहीं, क्यों। सल्फर जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्लोरीन के साथ HCl6 नहीं बनाता है, क्यों। देखो मान लो ये अपना सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर है, इसके ऊपर मान लो ये फ्लोरीन है, और ये मान लो क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या है, फ्लोरीन, ये मान लो क्या है, क्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों 17वां ग्रुप का मेंबर है। क्या होता है 17वां ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो परमाणु का आकार होता है वो बढ़ते चले जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ते चले जाता है। परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन, तो क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सोचो सल्फर के ऊपर में 6 फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन का छोटा छोटा साइज है, और 6 क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन का साइज बड़ा बड़ा है, तो देखो क्लोरीन एटम के बीच में कितना ज्यादा दिक्कत आ रहा है उसको सल्फर के चारों बगल बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब क्लोरीन एटम बड़े साइज होने के कारण जब क्लोरीन सल्फर के साथ आके बॉन्ड बनाएंगे, तो क्लोरीन क्लोरीन में दूरी बहुत कम हो जाएगा, जिस वजह से क्लोरीन जो होते हैं सेम चार्ज वाले होते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा, जिस वजह से HCl6 वाला कंपाउंड काफी ज्यादा अनस्टेबल, काफी ज्यादा अस्थिर हो जाएगा, और इसी वजह से HCl6 क्लोरीन नहीं बनाता। जबकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, परमाणु का आकार छोटा होता है, तो वो अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स देखने को नहीं मिलता फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, तो ये बॉन्ड स्टेबल होता है SF6, इसीलिए सल्फर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन के साथ नहीं। वही बात लिखा हुआ है, फ्लोरीन परमाणु का आकार क्लोरीन परमाणु से छोटा होता है। 6F आयन सल्फर परमाणु के चारों ओर बंद बना लेता है, जबकि Cl आयन का आकार बड़ा होने के कारण एस्टेरिक प्रभाव दर्शाता है, जिसे अणु दूर हो जाता है, इसीलिए सल्फर HCl6 बनाता है परंतु HCl6 नहीं बनाता है। वही बात लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन 6 फ्लोरीन एटम्स कैन बी अकोमोडेटेड अराउंड सल्फर। सल्फर के चारों बगल 6 फ्लोरीन एटम एकोमोडेट जमा हो जाते हैं। वेयर एज क्लोराइड आयन इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, क्लोराइड आयन तुलना करें फ्लोरीन से तो बड़ा साइज का होता है। देयरफॉर देयर विल बी एन इंटर एटॉमिक रिपल्सन, बताए ना, रिपल्सन देखने को मिलता है एटम के बीच में। वाज दिस, अबे ये गलत लिख दिया यार, ठीक। और इसी वजह से HCl6 सल्फर नहीं बनाता है। समझ भी गए होगे जो समझाए हैं, और इसमें जो कहानी लिखा हुआ वही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग मस्ती में पढ़ते रहिए, मजा आएगा पढ़ने में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, और आप लोग जुड़े रहिए साथ में। और संडे को भी हमारी क्लास होगी किसी टाइम पे, मैं कोशिश करूंगा ले लूं, हालांकि आपका मंडे को हिंदी का एग्जाम है, उसके सॉरी इंग्लिश का एग्जाम है, देन आपका क्या है, केमिस्ट्री है, लास्ट हिंदी है आपका। तो जो मंडे की हमारी शाम की क्लास होगी, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं उन सभी बच्चों को, जो मंडे को हमारी क्लास होगी 6 बजे शाम में, 6 बजे महा मैराथन, इसमें जुड़ना न भूलें। मैं ये चैलेंज के साथ, दावा के साथ बोल रहा हूं आपको कि भाई ये क्लास आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा, जिस दिन आप एग्जाम दे के निकलोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, इसलिए उस दिन जुड़ना कोई बच्चे नहीं भूलिएगा। आ जाइए, बोला अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, क्यों। अल्काइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, व्हाई। अब अल्काइल एमीन होता क्या है, अल्काइल अमाइन होता है RNH2, अगर
नाइट्रोजन वाले इधर कोई अल्काइल ग्रुप रहे और अमाइन है तो क्या होगा, NH2 होगा। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। क्लियर है? सुनो, पहले इन दोनों में बेसिक गुण दोनों में होता है, दोनों क्षारीय गुण का होता है, अमोनिया भी और अल्काइल अमाइन भी। क्षारीय गुण का आखिर होता क्यों है? एक्चुअली क्या होता है तुमको पता है कि नाइट्रोजन के बाहरी सेल में, बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है अल्काइल ग्रुप के साथ और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे भी फ्री रह गया ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लोन पेयर बोलते हैं, हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। अमोनिया में वही कहानी है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का खाली रह गया। अगर नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया तब ये नाइट्रोजन, अमोनिया वाला भी नाइट्रोजन और अमाइन वाला भी नाइट्रोजन क्या कर सकता है, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़े तो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है उसका कैसा गुण होता है, बेसिक गुण होता है। इसलिए अमाइन भी क्षारीय गुण का होता है और आपका अमोनिया भी क्षारीय गुण का होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। क्यों दे सकता है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन की जोड़े मौजूद होते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन आपका अमाइन में भी और अमोनिया में भी किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो दोनों में इसलिए क्षारीय गुण होता है। अब सवाल उठा, क्षारीय गुण दोनों में है लेकिन अल्काइल अमाइन ज्यादा क्षारीय गुण का होता है, क्यों? देखो, ये जो अल्काइल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब तुम जरा ऐसे कॉमन सेंस से सोचो, डेली लाइफ से, मान लो तुम किसी को रुपया दान करने गए, तुम अकेला हो, तुमको कोई रुपया दान करने में सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो तुम जब रुपया दोगे तो तुम एक बार सोचोगे यार इतना रुपया देते हैं, इतना कुछ रुपया बचा लेते हैं ताकि काम आ जाए, है कि नहीं? तुम दे रहे हो, तुम्हारे पास दानी नेचर है तुम में, लेकिन तुम कुछ ना कुछ कंट्रोल तो करोगे ना, क्यों? अकेला हो दान करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन सोचो अगर तुमको तुम्हारे तरफ से कोई सपोर्ट करने वाला हो जाए, तुम अब खुल के दान करोगे, अच्छा हमारा घटेगा तो ये भाई भी हमको सपोर्ट कर देगा, ऐसा सोचते हो ना, तो तुम्हारे पास दान करने की क्षमता क्या होगी, और बढ़ जाएगी। सेम चीज यहां होता है। अल्काइल अमाइन में ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, और अगर ये खुल के आप डोनेट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन में डोनेशन में सपोर्ट करने के लिए कौन है, अल्काइल ग्रुप हमारे साथ लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप। लेकिन अमोनिया में कोई डोनेटिंग ग्रुप है क्या नाइट्रोजन के साथ? कोई सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है क्या नाइट्रोजन के साथ? नहीं ना। इस बेचारा को अकेला जो करना है जो करना है। तो बताओ, अमोनिया में अगर नाइट्रोजन के ऊपर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता जो है वो तो कर सकता है, तो क्षारीय गुण तो, लेकिन सपोर्टिंग कोई नहीं है, तो इसमें करने के लिए एक बार सोचेगा, चलो दे देते हैं, लेकिन कंट्रोल में। तो इसके पास, इसके तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। इसलिए अमोनिया कम क्षारीय गुण का होता है, कम बेसिक नेचर का होता है। वही बात लिखा हुआ है। एमीन में एल्किल समूह उपस्थित रहता है, ठीक, जिसमें प्लस ही उत्प्रेरक प्रभाव होता है। प्लस ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये अल्काइल ग्रुप, तो कौन सा चार्ज अपने ऊपर में लाएगा? प्लस चार्ज, जिसको कहते हैं प्लस ही प्रभाव। इसीलिए प्लस ही उत्प्रेरक प्रभाव के कारण आपका जो होते हैं अल्काइल एमीन, वो अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं। इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस प्रभाव ला सकता है, प्लस आई इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होगी। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट देखने को यहां पे मिलेगा। वही बात लिखा हुआ है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड थस द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज। अल्काइल ग्रुप देगा इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता इंक्रीज कर जाएगी, तो बेसिक गुण बढ़ जाएगा। इसलिए अल्काइल एमीन ज्यादा प्रबल क्षार होता है किससे? अमोनिया से। क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक बार आप बच्चे मेरी बातों को सुनेंगे। आप लोग तो चलो, आप लोग का तो एग्जाम निकल रहा है, आप लोग अच्छे से एग्जाम में जा रहा होगा, ये भी आशा कर रहे हैं। लेकिन जो आपके सगे संबंधी भाई बहन दोस्त यार जो भी हैं, उनको बताना है आपको एक बात जो उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बात है। क्या? 2025 में जो भी बच्चे साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी मिशन 25 नाम से एक बैच लॉन्च कर रहा है 12th साइंस वाले बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए जो 2025 में साइंस का एग्जाम देगा, उन बच्चों के लिए ओके साइंस एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त बैच मिशन 25 बैच 12th साइंस के लिए जारी किया जा रहा है, जो रेगुलर बैच होने वाला है। रेगुलर बैच बोलने का मतलब क्या होगा सर? रेगुलर बैच मतलब भाई ये बैच अप्रॉक्स 5 फरवरी को लॉन्च हो जाएगी और ये बैच आपका टिल आपके एग्जाम तक चलेगी। आपके एग्जाम तक ये बैच चलेगी, पूरे 1 साल का ये बैच होने वाला है। और इस बैच में आपको साइंस के चारों पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स
ये चारों पेपर आपको पढ़ाया जाएगा इस बैच में, ठीक। और ये बैच आपका लाइव एवं रिकॉर्डेड बैच होगा, इसमें लाइव सेशन भी होंगे और इसमें रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेंगे। सर इतना कुछ बता दिया, अब जरा फीस बता दीजिए। फीस ही तो इसका बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो इसकी जो फीस है भाई, ये 1 साल की बैच, वो फीस क्या है देखो, ये फीस इसके पूरे 1 साल का फीस बता रहा हूं मैं, पूरे 1 साल का फीस है 999। कितनी जबरदस्त आप लोगों के लिए ओके साइंस एकेडमी की तरफ से ये ऑफर है, सोच के देखो। पूरे 1 साल साइंस का सारा पेपर आपके एग्जाम तक, फरवरी में लॉन्च हो जाएगी बैच 5 फरवरी को, मात्र 999 रुपया में पढ़ाया जाएगा। और टीचर कौन होने वाले हैं, जो आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, यानी केमिस्ट्री में मैं मिस्टर प्रेम कुमार सिंह, फिजिक्स के टीचर आप देख ही लिए हो, बायो वाले सर से मिल ही लिए हो, और मैथ वाले सर से मिल ही लिए हो। उन टीचर का आप एनर्जी भी देख चुके हो, डेडिकेशन भी देख चुके हो, और क्वालिटी भी देख चुके हो। तो ये सारे टीचर मिलकर के आपको 2025 के लिए तैयार करेंगे, जहां पे आपको एग्जाम देना है, और बोर्ड के लिए साथ साथ आपका वो बेस भी आपका काफी मजबूत कर दिया जाएगा, जो आपको नीट और जेईई में हेल्प करने वाला है। क्लियर है भाई? मात्र 999। और आपको जान के हैरानी होगी कि यही अगर रेगुलर बैच की मैं बात करूं 1 साल की बैच की, तो बाकी चैनल पे जाके देखिएगा, बाकी जगह जाके देखिएगा आप लोग, तो मिनिमम 4000 से 5000 के आसपास आपको फीस चार्ज किया जा रहा है। ये तो ऑनलाइन की बात बता रहा हूं। ऑफलाइन में जाओगे तो पता है तुमको, ऑफलाइन में मिनिमम मंथ में 1500 रुपया लगता है भाई। और अगर 12 महीना पढ़ोगे तो 12 गुने 1500, 18,000 आपको 1 साल में देना पड़ जाएगा। कहां 18,000, कहां 5,000, कहां मात्र 999। मात्र 999 में ये बैच आपको मिशन 25 12th साइंस के लिए लॉन्च कर दिया गया है। और उन बच्चों को सोच, बहुत बच्चे के माइंड में आ रहा होगा, सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या, क्यों नहीं टेंशन लेना है? कि ये बैच सेपरेट होगा। हिंदी में आपको अलग बैच मिलेगा और इंग्लिश में आपको अलग बैच मिलेगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और साइंस वाले, हिंदी वाले बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। और पीसीबी वाले बच्चे पीसीबी लेके पढ़ सकते हैं, पीसीएम वाले पीसीएम लेके पढ़ सकते हैं। इवन जिसको बायो मैथ दोनों पढ़ना है, दोनों पढ़ सकते हो। क्लियर है भाई? चलिए, तो सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाइए, अपने दोस्तों को बोलिए, जो भी आपका जूनियर है आपसे जो एग्जाम इस 2025 में एग्जाम देगा, उनको इस बैच में ज्वाइन करवाइए। उनके भविष्य के लिए, आपका भविष्य जैसे अच्छा बना है, इनकी भविष्य बननी चाहिए, जाके एक बार बोलिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, आदर्श और अनादर्श घोल क्या होता है, मतलब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको बताना है। मैं यहां बता दे रहा हूं, सुनना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको पता है क्या होता है। पहला पॉइंट, जो सॉल्यूशन जो विलियन रॉल्ट के नियम का पालन करे, रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब जो ओबे रॉल्ट्स लॉ, मतलब जो रॉल्ट्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनादर्श विलियन। ये क्या होता है? जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, मतलब डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है, ठीक। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट आदर्श और अनादर्श विलियन का ये लिख दोगे। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। वैसे विलियन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता हो, उसे आदर्श विलियन कहा जाता है, और वैसे विलियन जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसको अनादर्श विलियन कहा जाता है। ठीक है, जो रॉल्ट के नियम को पालन फॉलो करे उसको वो आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम चेंज देखोगे, डेल्टा भी मिक्सिंग, अब ये सब पढ़ लिए होगे, बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी। वो आयतन वॉल्यूम में चेंजिंग कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम चेंजिंग होता है, डेल्टा भी मिक्सिंग जो होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, जो आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, क्या हो गया ये? आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज होता है, हीट चेंज होता है, ये क्या होता है तुम्हारा? अगर हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट की, तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, वो इसमें आइडियल में 0 के बराबर होता है आदर्श में, और नॉन आइडियल में क्या होता है तुम्हारा? 0 के बराबर डेल्टा एच मिक्सिंग नहीं होता है। वही बात यहां लिखा हुआ है। आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाई बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस ये लिखना है। द्रवों में गैस की विलेयता हेनरी नियम, ये क्या है? हाँ, रॉल्ट के नियम का, ये नहीं लिखना है। रॉल्ट के नियम का पालन करने वाले द्रव विलियनों का आदर्श विलियन कहते हैं। जो विलियन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? अनादर्श विलियन कहते हैं। वही बात है जो यहां बताए हैं। और अगर तुमको कभी अंतर लिखने दे दे तो ये तीनों अंतर आपको लिख के आना है एग्जाम में। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सेल? संचायक बैटरी से आप क्या समझते हो? इसमें आपको प्राइमरी सेल भी पूछ सकता है।
क्या पूछ सकता है? प्राइमरी सेल। सुन लो, जो जो पॉइंट बता रहे पढ़ लेना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है। हालांकि अभी जो हम 2 और सेशन लेंगे आपका एग्जाम तक, उसमें मैं ये भी करवा दूंगा। और पीछे वाला जो क्वेश्चन था आपका, मैं ये यहां बता दे रहा हूं, आइडियल अनआइडियल सॉल्यूशन। और आप लोग 3 सॉल्यूशन और याद रख लेना। कौन कौन? आइसोटोनिक, जिसको हम लोग कहते हैं समपरासरी विलयन, हाइपोटोनिक, जिसको कहते हैं अल्पपरासरी विलयन, और आपका हाइपरटोनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं अति परासरी विलयन। हाइपरटोनिक, जिसको बोलते हैं अति परासरी विलयन। ये तीनों भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइसोटोनिक, जिन 2 विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब समान होता है, उसको आइसोटोनिक कहते हैं। 2 विलयन में से जिस विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, उसको हाइपोटोनिक। और 2 विलयन में से जिस विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वो हाइपरटोनिक। ये भी याद रखना। और आदर्श और अनादर्श विलयन याद रखना। एक और पढ़ लेना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ये कुछ पॉइंट यहां पे आपको इस सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर पूछेगा सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो ये 3, 2 ये और 1 ये, 3 1 4 1 5, यहां पे आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपको पूछ रहा है सेकेंडरी सेल, आपको प्राइमरी सेल भी एग्जाम में दिया हुआ हो सकता है। मैं दोनों समझा दे रहा हूं क्या हो रहा है, देख सुनो। मान लो अपने पास मोबाइल का बैटरी है, ठीक है। उस बैटरी को हम लोग जब यूज कर लेते हैं मोबाइल, जब हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल फेंक देते हैं क्या? नहीं ना। उस बैटरी को चार्ज में लगाते हैं। मोबाइल को चार्ज में लगाने से बैटरी अपना क्या होता है? चार्ज हो जाता है। फिर उस बैटरी को हम लोग क्या करते हैं? यूज में ले आते हैं। मोबाइल को यूज में ले आते हैं। मतलब क्या हुआ? बैटरी के अंदर में मोबाइल के अंदर में ऐसा बैटरी लगा हुआ है, जिस बैटरी को एक बार खत्म होने पर दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक। और तुम अब एग्जांपल में तो अगर मान लो तुमको हम बोले टॉर्च की बैटरी, या आपने जो हम घड़ी पहने, या आप लोग जो घड़ी पहनोगे, उस घड़ी की बैटरी क्या होता है? अगर घड़ी की बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गई, या टॉर्च की बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गई, तो क्या उसको दोबारा चार्ज करते हो क्या? नहीं ना करते हो। मतलब हमारे पास 2 तरह के बैटरी होते हैं। एक जिसको एक बार यूज होने के बाद दोबारा रिचार्ज करके यूज में लाया जा सकता है, ऐसे बैटरी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल संचायक बैटरी बोलते हैं। और जिस बैटरी को एक बार यूज कर लेने के बाद, खत्म होने के बाद दोबारा रिचार्ज करके चार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं में कर सकते हैं, ऐसे बैटरी को हम लोग प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहते हैं। वही कहानी यहां लिखा हुआ है, पढ़ने का आप लोगों को, ठीक है भाई। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। बोला व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, गिव एग्जांपल। PCl5 को गर्म करने पे क्या होता है? प्रतिक्रिया दे। देखो, PCl5 में फास्फोरस क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जब इसको आप गर्म करिएगा, जब इसको आप क्या करिएगा? गर्म करिएगा, तो यहां से क्या होता है? जो फास्फोरस जो 5 बॉन्ड बनाया है ना क्लोरीन के साथ, इसमें से जो एक्सियल बॉन्ड, अक्षीय बंधन होते हैं ना क्लोरीन वाले, वो अक्षीय बंधन क्लोरीन वाला क्या होता है? टूट जाता है। और 2 अक्षीय बंधन टूट करके Cl2 गैस दे देता है। और PCl5 में से 2 क्लोरीन निकल गया, तो यहां पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दे देता है, PCl3 का फॉर्मेशन कर देता है। जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं तो ये इसका रिएक्शन है। और आपको लिखना क्या होगा कि जब PCl5 को गर्म किया जाता है, तो PCl5 में फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का जो एक्सियल बॉन्ड होता है, अक्षीय बंधन होता है, वो टूट जाता है, और हमको PCl3 एवं Cl2 गैस मिल जाता है। और रिएक्शन क्या होगा? ये PCl5 को हीट किए, PCl3 बना और क्लोरीन गैस बना। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछ सकता है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। बोला Why O3 act as a strong oxidizing agent, explain। O3 एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में क्यों कार्य करता है, व्याख्या करो। O3 क्या होता है? ओजोन। देखो O3 जो होता है ना, जैसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, ये O3 अपना क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अस्थिर यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ज्यादा स्थिर यौगिक नहीं होता है। तो अगर तुम इसको नॉर्मल कंडीशन में भी, सामान्य अवस्था में भी अगर सिंपल थोड़ा सा भी हीट करोगे ना, तो ये O3 टूट जाएगा। और O3 टूट कर क्या दे देगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे देता है। और नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको हम लोग नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, ये नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब तुमको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में होता है? O2 फॉर्म में होता है।
मॉलिक्यूलर फॉर्म में तभी ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर पाते हैं। इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब वो O2 फॉर्म में होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तुमको नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कहानी क्या होगा, इस नवजात ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी गेन करना होगा ना, कैसे करेगा, किसी के साथ बंधन बनाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसको मौका मिलेगा, जैसे मान लो एक्स को यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, ये तुरंत ये ऑक्सीजन इस एक्स के साथ जुड़ करके क्या कंपाउंड बना देगा, XO कंपाउंड बना देगा। और जब इस एक्स में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, जब इसमें एक्स में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, एक्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन के वजह से ऑक्सीकरण हुआ। ये ऑक्सीजन आया कहां से, O3 के वजह से, मतलब O3 एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। क्यों हुआ, समझ में आ गया क्या होता है, यहां लिखा भी हुआ है, O3 इज नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड। O3 बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड डिकम्पोजेज रीडली ऑन हीटिंग, आसानी से ये क्या होता है, टूट जाता है। टू गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे देता है, एंड नेसेंट ऑक्सीजन, और क्या दे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। बीइंग अ फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव, ये नेसेंट ऑक्सीजन चूंकि फ्री रेडिकल है, इसको दो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ तभी ये स्टेबल हो पाएगा। तो फ्री रेडिकल होने के वजह क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए O3 क्या होता है, और ये ऑक्सीजन किसी के साथ जाके जुड़ जाएगा, इसलिए O3 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, O3 सामान्य परिस्थितियों में बहुत स्थिर यौगिक नहीं है, और ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन का एक अणु देने के लिए गर्म करने पर आसानी से विघटित हो जाता है। एक मुक्त कण होने के कारण यह बहुत प्रतिकूल, नवजात ऑक्सीजन जो होता है एक मुक्त कण होने के कारण बहुत प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए किसी के साथ वो ऑक्सीजन जाके कंपाउंड बना सकता है, जो ऑक्सीजन O3 दिया था, इसलिए O3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में आ गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। What are strong and weak electrolyte? Give one example. मतलब प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है, एक एक उदाहरण दो। मान लो यहां सुनो एग्जांपल से, अपने पास सपोज करो ये एक कंटेनर था जिसमें हम लोग रखे हुए हैं NaCl, 500 मोल रखे हुए हैं किसका, NaCl का। और अपने पास एक और कंटेनर है जिसमें मान लो हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका भी कितना मोल रखे हुए हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी कितना मोल रखे हुए हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी मान लो 500 मोल रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन टूटा, तो टूटेगा तो मान लो 500 मोल था NaCl का और 500 का 500 टूटा, तो तुमको 500 Na प्लस मिलेगा और 500 Cl माइनस मिलेगा। ठीक, यहां पे मान लो 500 नहीं टूट करके 300 ही टूटा, तो यहां से 300 क्या मिलेगा तुमको, NH4 प्लस मिलेगा और 300 OH माइनस मिलेगा। अब सुनो, ये जो आयन विद्युत अपघटय, किसी को कोई विलयन विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट कब कहलाता है, जब वो आयन देकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सके, क्योंकि आयन ही क्या करेगा, करंट को आगे बढ़ाएगा। तो सोचो अगर ये पूरा का पूरा टूट गया तो हमको ज्यादा से ज्यादा आयन मिला, जितना ज्यादा से ज्यादा आयन मिलेगा तुम्हारा वो उतने अच्छे से करंट को फ्लो करवाएगा, विद्युत को प्रवाहित करवाएगा। यहां पूरा नहीं टूट पा रहा है तो कम ही आयन मिल रहा है, कम आयन मिल रहा है तो वो उतने अच्छे से विद्युत को अपने से प्रवाहित नहीं करवाएगा। तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघटय। और ये आपका क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघटय। क्लियर है। तो क्या होगा डेफिनेशन, जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट वैसे सॉल्यूशन जो पूरे के पूरे कंप्लीटली टूट जाए, कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाए या आयोनाइज हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आयन दे सके, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होता है, कुछ ही मॉलिक्यूल उसको टूटते हैं जिससे हमको कम आयन मिलता है और उतने अच्छे से करंट को फ्लो नहीं करवाता, उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दुर्बल विद्युत अपघटय। एग्जांपल NaCl KCl स्ट्रॉन्ग में, NH4OH आपका क्या हो जाएगा, वीक में। क्लियर है। चलो आगे, वही कहानी यहां लिखा हुआ है। अगला, व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अभी बताए थे पीछे, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ये एक प्रकार का क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है। जैसे मान लो अपने पास एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में क्या है, आयन है। ठीक, तुमको पता है, अभी हम बताए हुए हैं पीछे क्या, ये जो खाली स्थान सब दिख रहा है ना इस क्रिस्टल में, इस खाली स्थान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, और हिंदी में बोलते हैं अंतरकाशी स्थान। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरकाशी स्थान। ठीक है।
और जिस बिंदु पे आयन सजा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। क्या होता है, जब ये आपका, जब ये आयन, जो छोटे आकार के आयन होते हैं सामान्यतः धनायन, जो स्मॉल साइज ऑफ आयन होता है, स्पेशली कौन, केटायन, वो कभी कभार क्या होता है अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इन खाली स्थान पे इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, अंतरकाशीय स्थान में चला आता है, जिस वजह से इस क्रिस्टल के अंदर में एक दोष आ जाता है, और इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट इन विच द स्मॉलर आयंस cation is displaced from its lattice position to an interstitial site। वही बात लिखा हुआ है। एग्जांपल जैसे AgCl में देखने को मिलेगा, ये AgBr में देखने को मिलेगा। मतलब फ्रैंकल दोष यह अंतरकाशी दोष है। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में देख पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, परंतु क्रिस्टल के घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, घनत्व नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि बाहर थोड़ी जा रहा है, रहा तो उसके अंदर ही रहा है कैटायन एनायन। बाहर किसमें चला जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में, बाहर क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट भी आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, मैं अभी बता दे रहा हूं, मैं हालांकि करवाऊंगा कभी ना कभी मैं ये भी। ठीक है भाई, चलो आइए अगले क्वेश्चन पे। बोला व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, सुनो। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, इधर सुनो। देखो, जैसे मान लो अपने पास अमाइड है। क्या है, अमाइड। हमको अमाइड से क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। क्या बनाना है, अमाइन। पहली बात तो सर हमको यह बताइए कि अमाइड क्या होता है। अमाइड होता है आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइड बोलते हैं। और सर अमाइन क्या होता है, अमाइन होता है RNH2। हमको इस अमाइड से ये अमाइड बनाना है। सर बस अंतर क्या दिख रहा है दोनों में, बस अमाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप एक्स्ट्रा है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप को यहां से निकाल दे अमाइड में से तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। तो इसी के लिए जब अमाइड की अभिक्रिया, इस कार्बोनिल ग्रुप को बाहर निकालने के लिए जब इस अमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते हैं किसी बेस के उपस्थिति में, जैसे मान लो NaOH की उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में, तो ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, यहां से अमाइड में से बाहर निकल जाता है और कंपाउंड क्या दे देता है अपने को, RNH2 कंपाउंड दे देता है। क्या दे दिया, ये अमाइन दे दिया। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होता है, जब अमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार की उपस्थिति में करवाया जाता है तो वहां से हमको अमाइन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से कार्बन बाहर निकल रहा है। अब इस अभिक्रिया में 2 पॉइंट समझ लो। पहली पॉइंट क्या समझ लो, कि जब भी अमाइड से अमाइन बनेगा तो अमाइड में जितना कार्बन होगा उससे एक कम कार्बन का अमाइन बनता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो अमाइड में से ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये वाला कार्बन भी बाहर निकलेगा, तो अमाइन में तो ये कार्बन नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक कार्बन की अमाइन में कमी हो जा रही है। तो पहला पॉइंट एक कम कार्बन अमाइन में होगा, एक कम कार्बन अमाइन के अंदर होगा। और दूसरा पॉइंट इससे क्या ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना, कभी भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया से, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से 1 डिग्री अमाइन ही बना सकते हो। कितना डिग्री अमाइन, 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन कर सकते हो, 1 डिग्री एमाइन ही बना सकते हो। यहां से 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन नहीं बनता है। क्लियर है, समझ गए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया क्या होता है। वही कहानी यहां लिखा हुआ है, देख लेना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज उर्ज-फिटिक रिएक्शन। उर्ज-फिटिक अभिक्रिया क्या है। अब आपको पता है उर्ज अभिक्रिया क्या होता है। क्या होता है, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को, यहां समझाते हैं, देखो जब हम लोग अल्काइल हैलाइड के मिक्सचर को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, ये सोडियम यहां से X को लेके बाहर निकल जाता है 2NaX, और यहां पे दोनों जो R ग्रुप है, ये दोनों R ग्रुप आपस में जुड़ के क्या बना देता है, अल्केन बना देता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उर्ज रिएक्शन। ये तो पढ़े होगे ना, इसको क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उर्ज अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, फिटिक अभिक्रिया क्या होता है, जब अपने पास एडिल हैलाइड का मिक्सचर हो। किसका, एडिल हैलाइड। एडिल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर में अगर एक्स हैलाइड लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एडिल हैलाइड। जब एडिल हैलाइड के मिक्सचर को हम लोग सोडियम धातु के साथ
ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते थे, कहानी वही होता है। यहां से एक्स लेके सोडियम बाहर चला जाएगा, सोडियम यहां से क्या चला जाएगा, एक्स लेकर के बाहर चला जाएगा, और ये दोनों एरिल ग्रुप आपस में जुड़ करके ही क्या बना देता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर दोनों अल्काइल और दोनों एराइल के बदले एक अल्काइल ग्रुप हो और एक क्या हो, एरिल ग्रुप हो, एक अल्काइल ग्रुप हो और एक एरिल ग्रुप हो। जब अल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप मतलब अल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों का समूह हो, और उसकी अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये सोडियम क्या करता है, इन दोनों एक्स को लेकर के यहां से बाहर चला गया, तो क्या दे दिया कंपाउंड, 2NaX दे दिया। ठीक, और यहां बच गया कौन, ये आर ग्रुप और यहां एरिल ग्रुप, अल्काइल और एरिल, तो ये अल्काइल और एरिल आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, अल्काइल एरीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और यहां देखो, केवल अल्काइल हैलाइड था तो उर्ज रिएक्शन, एरिल हैलाइड था तो फिटिक रिएक्शन, यहां दोनों है इसलिए दोनों नाम पड़ गया इसका क्या, उर्ज फिटिक रिएक्शन। जब अल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिक्सचर की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो यहां से हमको अल्काइल एरीन का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को उर्ज फिटिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ गए, यही कहानी यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन PS3। अब सुनो, तुमको पता है अगर हाइड्रोजन के साथ FON है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोजन बंधन का, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अमोनिया क्या होता है, देख जैसे मान लो ये अमोनिया है NH3, ठीक है, तुमको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है उसकी ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिससे नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। सेम कहानी यहां होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के अपने ऊपर में डेल्टा नेगेटिव ले आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब इस नाइट्रोजन का डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। और इस वजह से क्या होता है, चूंकि नाइट्रोजन NH3 के अंदर में खुद के ही अणु अमोनिया के क्या करते हैं कि बीच में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो जाता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, जिसको तोड़ने के लिए तुमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, जिसको अगर तुमको बॉयल करवाना है, क्वथन करवाना है, अब तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन PS3 में कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता, कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड, कोई बाहरी बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, तो उसके बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा, इसको क्वथन करवाना ज्यादा आसान होगा, किसके तुलना में, NH3 की तुलना में। क्यों, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से अमोनिया के अणु आपस में ही जुड़ जाते हैं, फिर उसको तोड़ने के लिए तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ जाएगा, इसीलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, PS3 से। वही बात लिखा हुआ है, NH3 अंडरगोज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट एग्जिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, मतलब आपस में जुड़े होते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल, while PS3 does not undergo hydrogen bonding and thus exist as a discrete molecule। अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें जुड़े नहीं होते हम आपस में, तो अलग अलग मॉलिक्यूल है तो तोड़ना तो बहुत आसान है, इसे तो वो कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा बॉयल कर जाएगा। दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 हायर देन दैट ऑफ PS3। वही बात यहां लिखा हुआ है। NH3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनता है, यह एसोसिएटेड अणु के रूप में रहते हैं, जबकि PS3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, यह अलग अणु है, हाइड्रोजन बंधन के कारण NH3 का क्वथनांक PS3 से अधिक होता है। समझ गए क्या कहानी था, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा तो तुमको क्वथन करवाना मतलब उसको तोड़ना है ना, उसको ताकि भाप बन जाए, तो तुमको जितना ज्यादा बंधन एक दूसरे के बीच होगा उसको तोड़ने के लिए तुमको उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। NH3 में एक्स्ट्रा बंधन बन जाता है, कौन सा, हाइड्रोजन बंधन, जिससे अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, जबकि PS3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, तो आपस में वो नहीं जुड़ पाते, तो वो अलग अलग अणु होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड जुड़े हुए अणु होते हैं, तो जुड़े हुए को तोड़ने में ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसीलिए NH3 की क्वथनांक बॉइलिंग ज्यादा होती है PS3 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला व्हाट इज रीमर टाइमन रिएक्शन। बोला रीमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है, सुनो, ये वो रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास फिनॉल है, क्या है ये, फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर में OH, अगर फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेस के जलीय घोल में एक्वस NaOH में करवाया जाए या KOH में करवाया जाए, तो क्या होता है, होता क्या है, इस फिनॉल के ऊपर में
फॉर्मिल ग्रुप आके जुड़ जाता है। फॉर्मिल ग्रुप किसको कहते हैं सर? फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं हम लोग CHO वाले ग्रुप को। CHO ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फॉर्मिल ग्रुप। तो इसके ऊपर में क्या आके जुड़ जाएगा? CHO। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिल अल्डिहाइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सैलिसिल अल्डिहाइड। सैलिसिल अल्डिहाइड बोलते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग रीमर टाइमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। फिनॉल से फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और जलीय किसी क्षार की उपस्थिति में, जैसे कि NaOH की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो फिनॉल के ऊपर में फॉर्मिल समूह आके जुड़ जाता है, फॉर्मिल ग्रुप आके जुड़ जाता है, मतलब अल्डिहाइड वाला ग्रुप CHO ग्रुप आके जुड़ जाता है। और इससे हमको सैलिसिल अल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को रीमर टाइमन अभिक्रिया कहा जाता है। और यही बात यहां पे लिखा हुआ है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मिल ग्रुप इन फिनॉल बाय रिएक्शन विद CaCl3 एंड अल्कली टू फॉर्म सैलिसिल अल्डिहाइड इज नोन एज रीमर टाइमन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा बेंजीन में ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह का संकलन हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग रीमर टाइमन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? इसमें एक और आप लोग पढ़ लीजिएगा, कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे अभिक्रिया। इस कॉल्बे रिएक्शन में, कॉल्बे अभिक्रिया में क्या होता है? इस कॉल्बे अभिक्रिया में क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। बोला व्हाट इज रोजेंट-मुंड रिडक्शन। रोजेंट-मुंड रिडक्शन क्या होता है? देखो, पहली बात, रोजेंट-मुंड रिडक्शन, रोजेंट-मुंड अभिक्रिया, ये क्या होता है? इस अभिक्रिया को हम लोग कहां अपनाते हैं? इस अभिक्रिया का यूज क्या होता है? हमको एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एसिड क्लोराइड। ये क्या होता है सर? एसिल बोलो या एसिड क्लोराइड बोलो, ये क्या होता है सर? ये होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। जब इससे हमको क्या बनाना होगा? अगर इससे हमको अल्डिहाइड बनाना है, अल्डिहाइड मतलब RCHO बनाना है, तो हम लोग रोजेंट-मुंड रिडक्शन अभिक्रिया अपनाते हैं। इसमें करते क्या सर? इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं प्लेडियम कैटालिस्ट की उपस्थिति में और बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। इससे क्या होगा? अब आपको पता है प्लेडियम एक प्रकार का उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, जो क्या करता है? हाइड्रोजन को कलेक्ट करता है। और ये हाइड्रोजन कलेक्ट करके क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा रिडक्शन, रोजेंट-मुंड रिडक्शन। हाइड्रोजन किसी चीज में जुड़ना रिडक्शन होता है, अपकरण होता है। तो प्लेडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को कलेक्ट करके इस हाइड्रोजन को क्या करता है? इसमें जुड़वाने की कोशिश करता है। कैसे? हाइड्रोजन को चाहे तो हम लोग H2 को H सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात। यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H वाला यहां पे H वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक H इस क्लोरीन को लेके बाहर भागेगा, दूसरा H जाकर के यहां पे जुड़ जाएगा और कंपाउंड क्या दे देगा? RC डबल बॉन्ड O। जहां से क्लोरीन खाली हुआ वहां पे एक दूसरा H जाके जुड़ जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा? एक H और Cl मिलके दे देगा HCl। ये मिल गया अल्डिहाइड, ये मिल गया अल्डिहाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजेंट-मुंड रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। सर ये प्लेडियम का तो काम समझ में आ गया कि ये क्या किया? हाइड्रोजन को कलेक्ट किया, ये एक प्रकार का कैटालिस्ट है और हाइड्रोजन को एक्टिव बनाया, हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाने में मदद किया। सर इसका क्या काम है? देखो, अगर आप बेरियम सल्फेट यूज नहीं करोगे तो ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा और ये अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में बदल जाएगा। इस अल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रोजेंट-मुंड अभिक्रिया। जब एसिड क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड से हम लोग क्या करते हैं? प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करते हैं? अल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। उस अभिक्रिया को रोजेंट-मुंड रिडक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। और यही बातें यहां पे लिखी हुई हैं, ढंग से हिंदी और इंग्लिश वाले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ लेना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बोला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता बताओ क्या होता है? 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि आगे है भी, मैं बता दूंगा, अभी पहले मॉलिक्यूलरिटी समझ लो। ठीक, जैसे मान लो हम एक रिएक्शन लिखे, ये सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन है। सर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? सर एलिमेंट्री रिएक्शन होता है एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है सर, समझ गए। इसमें अभिकारक कौन कौन है? रिएक्टेंट कौन कौन है? सर ए है और बी है। ठीक, ए का 2 संख्या और बी का 1 संख्या जब आपस में जुड़ा है, कोलाइड किया है, मिला है,
तो जाकर क्या केमिकल अभिक्रिया हुआ है, रिएक्शन हुआ है, और क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो कोई एलिमेंट्री रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का जितना मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझ लो क्या बोले, सुनो। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का जितना नंबर ऑफ स्पीसीज भाग लेता है, अच्छा बोलो, ये एलिमेंट्री अगर रिएक्शन है तो इसमें ए का कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, बी का कितना है, 1 मॉलिक्यूल, 2 + 1 कितना हो गया, 3। ये जो 3 आया ना, यही इस रिएक्शन का क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आणविकता बोलते हैं। आणविकता क्या होता है, सुन लो। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, जो एलिमेंट्री स्पीसीज होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया, उसमें जो भाग लेने वाली स्पीसीज है कौन कौन, या तो परमाणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, मतलब कोई अभिकारक, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो कि एक साथ संगठित होकर, मतलब एक साथ मिलने के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती है, मिल करके जो रासायनिक अभिक्रिया करती है, इस संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उन स्पीसीज की संख्या को अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, आणविकता कहते हैं। मतलब कोई एक स्टेप, सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट आया, उस रिएक्टेंट का जितना मॉलिक्यूल सभी रिएक्टेंट का भाग ले रहा है, उसको जोड़ दो, उसका क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी निकल के आ जाएगा। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पूछता तो 2 + 1 कितना, 3 हो जाता। यही बात यहां लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपस में जुड़कर केमिकल रिएक्शन दे रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं। अच्छे से कंप्लीट करके चलिएगा इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सुनो। अब कोई भी रिएक्शन अपने पास है, कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो अपने पास एक रिएक्शन है A + B C, A + B = C, ठीक है। इसका अगर तुमको रेट लॉ लिखने आता है, वेग दर लिखने आता है, इतना तो आता होगा, पढ़े हुए हो, तो रेट लॉ क्या होता है, K × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। जितने रिएक्टेंट हैं यहां, अभिकारक हैं, उन अभिकारकों का, उन रिएक्टेंट का मोलर सांद्रण, मोलर कंसंट्रेशन का लेना है, और यहां पे क्या यूज करना है, इसकी जो पावर है रेट लॉ में, मान लो इसका पावर x है, इसका पावर y है। पावर यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं बताएंगे, अभी आप बस सीखो ये क्या होता है। अगर मान लो किसी अभिक्रिया का रेट लॉ अपना लोग लिख दिए, क्या लिख दिए, रेट लॉ लिख दिए। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A है का पावर x है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर y है। मतलब एक के मोलर अभिकारक था अपना A और B, इन अभिकारक के मोलर सांद्रताओं का जो घातांक है, ठीक, x और y, उन घातांकों का योग, उन घातांकों का योग क्या कहलाएगा, इस अभिक्रिया का कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस अभिक्रिया का कोटि कहलाएगा। सर यहां एक्स वाई लेते क्या है, इनके पीछे में जो नंबर होता है ना, वही नंबर हम लोग एक्स और वाई के रूप में वहां पे लेते हैं। समझ गए, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन के पावर का सम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, जो रेट लॉ लिखे उसमें अभिकारकों के मोलर कंसंट्रेशन के पावर का सम क्या, ऑर्डर कहलाता है। किसी अभिक्रिया वेग व्यंजक में निहित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, कोटि के बराबर। जैसे मान लो एक अभिक्रिया देता तुमको 2A + B से बना C, हमको इसका रेट लॉ लिखना था, क्या लिखते हैं, R = K × 8 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1, जोड़ो दोनों को, क्या हो गया, 2 + 1 3, इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। आपको ये 2 मार्क्स में आणविकता का फॉर्मूला डिफिनेशन पूछ सकता है, परिभाषा, कोटि ऑर्डर का परिभाषा पूछ सकता है, या आपको दोनों के बीच का अंतर भी पूछ सकता है कि कोटि और आणविकता के बीच का अंतर क्या होता है। सुनो, दोनों का तो पहला डेफिनेशन ही एक अंतर होगा, परिभाषा दोनों का लिख दो, पहला अंतर वही होगा। दूसरा अंतर, कोटि कभी भी तुम थ्योरी के हिसाब से नहीं निकाल सकते, थ्योरी के हिसाब से नहीं प्राप्त कर सकते, उसको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से प्राप्त किया सकता है। तो मान लो 2 हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता चला कि A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 1 है, मान लो उसको पुट किए यहां पे, आपको यहां से देख के नहीं पता चलेगा, इसको आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा, ये एक्स और वाई का मान कहां से आएगा, ये एक्सपेरिमेंट करके आता है, ये आपको दिया नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंट करके आएगा। इसीलिए ऑर्डर कभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बता पाते हैं, उसको थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता आप थ्योरेटिकली बता सकते हो, देख के बता सकते हो, उसके लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक। तीसरा पॉइंट, ऑर्डर जो अपना होता है ना, ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है, जबकि
आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी, ना फ्रैक्शन में होगा ना जीरो होगा, यह हमेशा होल नंबर में होगा। ये 3 डिफरेंस ध्यान पे रखिए, ठीक है। हर पॉइंट क्लियर कर दे रहे, गौर से सुनना। आ जाओ अगला क्वेश्चन। गिव द नेम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंपोर्टेंट ओर्स ऑफ। एल्युमिनियम और आयरन का इंपोर्टेंट ओर और उनका नेम और केमिकल कंपोजिशन बताना है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, कैलोनाइट होता है, साइरोलाइट होता है एंड सॉरी यही 3 होता है, ये तो आयरन का है। बॉक्साइट का फॉर्मूला ये है, कैलोलाइट का ये और क्रायोलाइट का ये। आयरन में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला ये, मैग्नेटाइट का ये, सीडेराइट का ये। रख याद कर लो, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। आप इस दोनों के अलावा कॉपर और जिंक का भी अयस्क का नाम याद रखना। कॉपर और जिंक के ओर का भी नाम याद रखना, अयस्क का नाम याद रखना। हिंदी में भी यही क्वेश्चन था। निम्नलिखित के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखो सूत्र सहित। एल्युमिनियम, आयरन का आपको एग्जाम में कॉपर भी दे सकता है और जिंक भी दे सकता है, ये दोनों का भी आप याद कर लेना। 4 में से कोई एक का पूछते रहता है। बॉक्साइट, कैलिनाइट, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट आयरन का होता है। फॉर्मूला सबका ये है, याद रहेगा। चलिए ठीक, आगे सुनो, एक बार वापस बता दे रहा हूं आप लोगों को। उन बच्चों के लिए, आप लोग का तो एग्जाम खत्म होने को आ गया भाई, लेकिन वो बच्चे जिनको 2025 में आपका 2025 में साइंस लिए हुए हो, साइंस पेपर लिए हुए हो, जिनको 2025 में बोर्ड की एग्जाम देनी है, 12th की एग्जाम देनी है, उन बच्चों के लिए ओके साइंस एकेडमी के तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन बैच मिशन 25 के नाम से लॉन्च किया जा चुका है। ये बैच आपका रेगुलर बैच होगा। रेगुलर बैच बोले तो रेगुलर बैच मतलब ये 1 ईयर की बैच होने वाली है। पूरे 1 साल इस बैच में आपको पढ़ाई जाएगी। 1 साल मतलब सर ये बैच लॉन्च होने को है अप्रॉक्स 5 फरवरी को, और ये बैच चलेगा आपके एग्जाम तक, टिल योर एग्जाम। ये बैच आपका कब तक चलेगा? आपके एग्जाम तक। पूरे 1 साल इस बैच में पढ़ाई जाएगी। क्या सब? साइंस के जितने चारों पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, चारों के चारों पेपर मिशन 25 बैच में 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा। और ये बैच आपका लाइव और रिकॉर्डेड सेशन दोनों चलेंगे। इसमें लाइव सेशन भी होंगे और रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे। सर इसमें खासियत क्या है मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना? खासियत सुनो इसका। ये पूरे 1 साल के बैच का जो कॉस्ट है ना भाई, ये है आपका 999,999 रुपया। सुन के चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। पूरे 1 साल 12th की सारी साइंस की पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ आपको मात्र 999 रुपया में ओके साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। और यही बैच किसी और जगह से आप जाकर के खरीदोगे तो मिनिमम 4,000 से 5,000 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। कंपेयर करके देख लो। और ऑफलाइन सेंटर में चलें तो ऑफलाइन में आपको मिनिमम 1 महीना का तो 1,500 रुपया देना ही पड़ जाता है। 12 महीना दोगे, इंटू 12 कर दो तो अप्रॉक्स 18,000 आएगा, निकल के आएगा। कहां 1 साल के बैच के लिए 18,000 पेड करना है, और कहां 4,000 से 5,000, और कहां 999। और 999 इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहां पे हम लोगों के पास कंटेंट की कमी है ये वो। यहां 999 देने के पीछे कारण यह है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा कम फीस में मिल जाए। और दूसरी बात, पहली बार ओके साइंस एकेडमी आप लोगों के लिए करने जा रहा है बहुत ही बेहतरीन बैच। और भाई यहाँ के टीचर से तो आप यूट्यूब पे मिल ही चुके हो। केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा आपको पेड बैच में भी, बाकी हमारे बायो के सर से भी मिल चुके हो, फिजिक्स वाले सर से भी मिल चुके हो, और मैथ वाले सर से भी मिल चुके हो। इसलिए आप बच्चे इन चीज का लाभ उठाएं। इतना सस्ता पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जाइए आज के आज इनरोल करिए, मात्र 999 रुपया में एग्जाम 25 मिशन 25 बैच 12th साइंस के लिए, जो 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे। अब बहुत बच्चे को मन में आ रहा है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैच सेपरेट है। हिंदी वालों के लिए अलग बैच है और इंग्लिश वालों के लिए अलग बैच है। बस जब आप इनरोल कर रहे हो ना, तो ये ध्यान देना कि आप इंग्लिश मीडियम के लिए इनरोल कर रहे हो कि इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, कोई बोलेगा सर मैं बायोलॉजी रखा हुआ, कोई बोलेगा सर मैं मैथ रखा हुआ। भाई तू बायोलॉजी रखा हुआ है तो तू पीसीबी पढ़ोगे, और मैथ वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे बाबू? पीसीएम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जाइए, इतनी सस्ती बैच आप लोगों के लिए एक तरह से ऑफर है, एक वरदान है ओके साइंस एकेडमी की तरफ से। जाइए जल्दी से जुड़िए इस बैच में, मात्र 999 रुपया में, ठीक है। इसी के साथ अपना आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा। और जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं और साइड्स की जो क्वेश्चन से बताएं उसको भी कवर करिए, इन क्वेश्चंस को भी कवर करिए। और हमारी आपकी मुलाकात 2 दिन और होगी एग्जाम से पहले। एक दिन होगी संडे को, और सबसे महत्वपूर्ण सेशन जो आपके लिए आएगा वो आएगा 5 तारीख के शाम 6 बजे से। ओके साइंस एकेडमी के चैनल पर जुड़ना ना भूलिए आप तमाम बच्चे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।